रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को गए हैं। क्यों? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे में वो रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु समेत संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आतंकवाद, उग्रवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। ये बैठक भारत चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव के बीच हो रही है। दोनों ही देश इस संगठन के सदस्य हैं और बैठक में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग भी शामिल होंगे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात तय नहीं है। इस बीच सवाल है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) क्या है, इसका काम क्या है, कौन से देश इस संगठन के सदस्य हैं, इससे भारत को क्या फायदा है। दुनिया भर के कई देश कूटनीतिक मसलों में एक दूसरे की मदद करते हैं या ऐसा करने का वादा करते हैं। आपसी सहयोग के लिए उन्होंने संगठन बना रखे हैं। अलग अलग समय पर इन देशों के मुखिया या उनके प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं, बतियाते हैं, सुझाव देते हैं, भविष्य को लेकर करार करते हैं। ऐसा ही एक संगठन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO). शंघाई चीन का शहर है। 15 जून 2001 को यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) बनाने का ऐलान किया गया। तब इसमें 6 देश थे: किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। अब 8 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। मुख्य तौर पर सदस्य देशों के मुखिया SCO समिट में मिलते हैं। 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO समिट हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हुए थे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। इन 8 देशों की लोकेशन की वजह से इस संगठन को यूरेशियाई देशों का संगठन कहा जाता है। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। रूस एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है। 5 देश किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में है। चीन पूर्वी एशिया में, भारत और पाकिस्तान दोनों दक्षिण एशिया में है। इन्हें नक्शे में देख लीजिए। SCO का मकसद राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मामलों में एक दूसरे की मदद करना है। इन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं वो हैं सदस्य देशों के बीच आपसी भरोसा मजबूत करना, जो सदस्य पड़ोसी हैं उनके बीच पड़ोसी की भावना बढ़ाना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, रिसर्च, तकनीक और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में असरदार सहयोग, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में भी आपसी सहयोग बढ़ाना, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए पारस्परिक हिस्सेदारी, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की कोशिश। स्थायी सदस्यों के अलावा SCO के साथ कौन है? शंघाई सहयोग संगठन के 4 ऑब्जर्वर देश हैं। ये चारों हैं अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। ये देश सदस्य देशों के आसपास हैं और इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और लिंकेज के हिसाब से अहम है। इनके अलावा SCO में 6 डायलॉग पार्टनर भी हैं: अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। आप समझते हैं कि भारत के लिए SCO की अहमियत क्या है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन से लद्दाख में झगड़ा चल ही रहा है, मगर इन दोनों के अलावा SCO के दूसरे सदस्यों के साथ भारत की अच्छी बनती रही है, खासकर रूस और मध्य एशिया के देशों से। मध्य एशिया के देशों के लिए भारत की नीति है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। इसके अलावा रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को मिला दें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार यहाँ बनता है। तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और उज्बेकिस्तान के पास 8वां सबसे बड़ा गैस भंडार है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास यूरेनियम भी है। अगर इनके साथ भारत का करार हो तो कम लागत में हमें तेल और गैस की सप्लाई मिल सकती है। मध्य एशिया में हमारे रिश्ते कैसे हैं? SCO के 5 मध्य एशियाई देश भारत की विस्तृत पड़ोस का हिस्सा हैं। इनके साथ हमारे रिश्ते पुराने हैं। भारत के कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क को वहाँ के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। कनिष्क का राज भारत के अलावा मध्य एशिया में भी फैला था। इसी मध्य एशिया के सिल्क रूट की राह कई यात्री भारत आए। न केवल व्यापारी बल्कि धर्म और संस्कृति में भी कई कनेक्शन हैं। आज भी हिंदी फिल्में और इनके गाने मध्य एशियाई देशों में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। अब सोवियत के दौर में इनसे कैसा संबंध था अब ये समझते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सब सोवियत का हिस्सा हुआ करते थे। सोवियत के साथ भारत के संबंध अच्छे थे। जब दुनिया के एक बड़े प्रभावी हिस्से ने सोवियत से दूरी बनाई थी, उस दौर में भी मध्य एशिया के इन 5 मुल्कों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात थे। बल्कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग में संघर्ष विराम होने के बाद दोनों देश समझौते के लिए उज्बेकिस्तान की ही राजधानी ताशकंद में पहुंचे थे। भारत बेहद
गिने चुने देशों में था, जिसका ताशकंद में अपना एक दूतावास हुआ करता था। सोवियत खत्म होने के बाद भारत और मध्य एशियाई देशों में थोड़ी दूरी आ गई, लेकिन अब ये देश प्राकृतिक संसाधनों के बल पर मजबूत हो गए हैं। आप समझते हैं कि एससीओ से भारत को और क्या फायदे हैं। मध्य एशिया से भारत की सीमा नहीं लगती, ना ही उन तक पहुंचने के लिए समंदर का कोई सीधा रास्ता है। भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर जाता है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं। दूसरा, अफगानिस्तान बेहद अस्थिर और असुरक्षित समझा जाता है। व्यापार और कारोबार के लिए बस लिंक और नेटवर्क नहीं, सुरक्षा भी चाहिए। इसी की कमी के कारण TAPI तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जैसी अहम गैस पाइपलाइन योजना लटकी हुई है। 1814 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचेगी। चारों देशों ने 2010 में इसके समझौते पर दस्तखत किए। 2020 में इसके शुरू होने की बात थी, मगर ये कब हो पाएगा पता नहीं। अब एससीओ में चीन और पाकिस्तान दोनों हैं, दोनों देशों से हमारी खटपट है। ऐसे में ये योजना कब भारत पहुंचेगी, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। बातचीत से कोई रास्ता निकल जाए तो भारत को काफी फायदा हो सकता है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी निशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।